लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था, रदरफोर्ड के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने जौन सा है वो कहा था कि जो एटॉमिक एटम होता है वो एनर्जी रिलीज करता रहता है। ठीक है, वो ना एनर्जी रिलीज करता रहता है और इवेंचुअली जौन सा है वो फॉल करता है न्यूक्लियस में। ठीक है, लेकिन रियल में जो एटम था वो स्टेबल था। एटम स्टेबल था, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जौन से हैं ना वो मूव करते हैं विद इन द ऑर्बिट, वो एनर्जी एमिट या फिर रिलीज जौन सा है रिलीज नहीं करते। ठीक है, इन पॉइंट्स को जहन में रख के, कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, बोहर ने दो बेसिस पर, नंबर 1 डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड और दूसरा प्लैंक्स थ्योरी। बोहर थ्योरी क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर डिपेंड करती है और प्लैंक्स थ्योरी पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला था कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना वो एटम जौन सा है ना वो रिलीज करता रहता है, तो जिसकी वजह से वो इसके अंदर न्यूक्लियस में फॉल करेगा। अगर न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो कोलैप्स करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो कोलैप्स करेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर तो ये कोलैप्स होनी है हमारे पास, तो जो एटम का स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि जब एनर्जी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलीज होती है, ऑब्जेक्ट से जब भी हमारे पास कभी एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, तो हमारे पास ना स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, अगर तो एनर्जी जौन सी है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज या फिर एमिट हो रही है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो आना चाहिए कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस की एग्जांपल जौन सी ना बेहतरीन है वो वाला रेनबो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी लाइन आपस में मर्ज्ड होती है ना, उसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं हमारे पास जब, तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम जौन सा है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये मैं ना डिस्क्रिप्शन में ये वाली बात डालूंगी, लेकिन अच्छा वैसे समझ लो कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना उसके अंदर ना हमारे पास इस तरह करके ना फाइन लाइंस बनी होती हैं, यानी कि बिलफर्ज एक कलर है ना हमारे पास, उस कलर का दूसरे कलर से ना एक प्रॉपर ये डिस्टेंस की तरह ना इस तरह करके ना लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास ना आता था। ठीक है, इस वाली चीज ने एटम का जौन सा है वो कंटिन्यूस वाला जो हिसाब है ना कि कंटिन्यूसली जो रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी जौन सी है वो रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करता है, इसको गलत साबित कर दिया। एक चीज ये स्पेक्ट्रम ने गलत कर दी, जो मेजर डिफेक्ट था ना, वो एक तो था कि जनाब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ने गलत कर दिया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था ही नहीं। ठीक है, और दूसरा जौन सा है ना वो गलत कर दिया कि एटम जौन सा था वो हमारे पास स्टेबल था। ठीक है, इस तरह करके ना शॉर्ट पॉइंट्स अगर आप बना लेंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये दो बातें हो गई, इन बातों को जहन में रख के और साथ में प्लैंक्स थ्योरी को जहन में रख के जौन सा है ना डिटेल स्टडी करके ना बोहर ने 3 पोस्टुलेट्स की थ्योरी बनाई। 3 पोस्टुलेट्स, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट था जनाब कि ना जो हमारे पास एटम का ये बिल्कुल ये न्यूक्लियस हो गया ना, और ये जौन सा है ना वो ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट की एनर्जी सेम होती है, यानी कि फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट ये था कि जब एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब, या एनर्जी रिलीज करता है, सिर्फ और सिर्फ तब हमारे पास जो सा है ना वो इसके अंदर एमिशन ऑफ एनर्जी होती है या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी सिर्फ तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है। और अच्छा, ये वाली जो एनर्जी एमिशन है ना, ये उसने बताई थी प्लैंक्स एनर्जी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। यानी कि डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल एच। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का साइन है। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात उसने ये की कि ये जो हमारे पास है ना, ये वाला, यानी कि ये जो ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। क्या है? फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास NH/2π। ठीक है। MVR इज इक्वल टू NH/2π। इसके ना आगे हम लोग जो रेडियस है ना, क्वांटाइज्ड रेडियस और क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये मैं आने वाली वीडियोस के अंदर करवाऊंगी। ठीक है। तो ना उसने ना ये वाली बात बताई। एग्जाम्पल के तौर पे ना उसने प्रपोज किया हाइड्रोजन एटम को, यानी कि उसने हाइड्रोजन एटम की ही बात की। उसने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बताया। ठीक है। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी एमिशन बताई और इसको सक्सेसफुली बयान किया। ठीक है। और इसको फिर नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन इस पर कुछ सवाल भी उठे। ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर, इस पर सवाल भी उठे। अब सवाल क्या थे? एक तो ये था कि ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पे ये लिथियम वाली एग्जांपल शायद मेरी थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे 2 पॉजिटिव शायद आ जाए। हाँ, नहीं, हाँ सही है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना वन इलेक्ट्रॉनिक थे। तो अगर उन्होंने कहा इसके स्पेक्ट्रम सारे के सारे सही तरीके से बयान हो गए, तो साइंटिस्ट ने कहा भाई कि इससे आगे क्या, यहाँ पे तो खत्म नहीं ना होता बात। यानी कि आप बात करें, आप मैग्नीशियम की बात करें, इसके अंदर ज्यादा हैं, आप बात करें सोडियम की बात करें, या फिर आप कैल्शियम की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो नहीं कर पाया था। दूसरी बात ये हुई हमारे पास कि उसने जनाब कहा था कि ना ये जौन सी लाइंस है ना, ये सिंगल क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि सिंगल लाइंस हैं। जो एमिशन है ना, एमिटिंग लाइंस और सिंगल। फिर 2 साइंटिस्ट थे, स्टार्क और जीमन। इन्होंने जब एक्साइटेड एटम को मैग्नेट में रखा और इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो लाइंस जौन सी थी वो स्प्लिट हो गई। ठीक है। लाइन स्प्लिट हो गई। फिर जनाब ये वाली बात हो गई। और ना उन्होंने कहा जी कि एक क्वांटम नंबर नहीं, ज्यादा चाहिए। नहीं, एक नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। यानी कि मोर क्वांटम नंबर्स चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो वो फ्लैट मूव करेगा।
जिसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, जबकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेडियस, फिक्स क्वांटाइज्ड रेडियस और क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ अ फिक्स्ड ऑर्बिटल। और डू चेक माय डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।